नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आशीष क्लासेज में। आज हम अध्ययन करेंगे प्रभु जाति की अवधारणा का। हम जानते हैं कि प्रभु जाति की अवधारणा और एम.एन. श्रीनिवास एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। भारतीय समाज में 1940 और 1950 का दशक ग्रामीण अध्ययन का दशक रहा है। इस दौर में दुनिया के दो प्रमुख मानवशास्त्रियों रॉबर्ट रेडफील्ड और रेडक्लिफ ब्राउन का बड़ा ही प्रभाव था और हम जानते हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपने अध्ययन के दौरान एम.एन. श्रीनिवास साहब रेडक्लिफ ब्राउन से बहुत ही ज्यादा प्रभावित रहे क्योंकि और उनके दृष्टिकोण का पूरा असर उनके अध्ययन में दिखता है। एम.एन. श्रीनिवास साहब ने 1948 में पहली बार रामपुरा गांव का अध्ययन किया और बाद में वो पुनः ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए वो चले गए। जब वो वहां से वो वापस लौटे और पुनः रामपुरा गांव का उन्होंने अध्ययन किया तो उन्होंने इस पर एक आलेख लिखा, द सोशल सिस्टम ऑफ मैसूर विलेज, और इसमें अपने रामपुरा गांव के इस अध्ययन के दौरान उन्होंने प्रभु जाति की अवधारणा का प्रयोग किया। परंतु उस समय के कुछ प्रमुख मानवशास्त्री जैसे कि ल्यूइस ड्यूमा और फूकों का मानना था कि यह अवधारणा अफ्रीकी मानवशास्त्र की जो दो प्रमुख अवधारणा है, डोमिनेंट क्लान यानी कि प्रभु कुल और डोमिनेंट लिनेज यानी प्रभु वंश जैसे शब्द या अवधारणा से प्रभावित है। एम.एन. श्रीनिवास साहब ने इस आलोचना का जवाब देते हुए कहा कि वास्तव में यह अवधारणा जो प्रभु जाति की अवधारणा है मूल रूप से उनके कुर्ग समाज में निहित है। कुर्ग और ओक्कालिगा जैसी जातियां अपने गांव में प्रभुता के साथ जुड़ी हुई है क्योंकि गांव में उनका प्रभुत्व है। प्रभु जाति की अवधारणा को हम समझे बिना वर्तमान दौर में जो नवीन संरचनात्मक परिवर्तन जो ग्रामीण समाज में हो रहा है उसे हम पूरी तरह से नहीं समझ सकते। अब आते हैं हम इसकी परिभाषा पर। श्रीनिवास साहब ने प्रभु जाति की परिभाषा देते हुए कहा कि एक जाति प्रभु जाति तब कही जाती है जब उस जाति का अपने क्षेत्र कह लें या फिर स्थानीय कृषि योग्य भूमि के बड़े भूभाग पर उसका स्वामित्व हो, उसकी संख्यात्मक शक्ति पर्याप्त हो, स्थानीय सोपान में उसे उच्च स्थान प्राप्त हो। जब किसी जाति में ये सारे गुण मौजूद हो तो कहा जा सकता है कि उसे असंदिग्ध प्रभुता प्राप्त है। अब हम इस परिभाषा को अगर समझने का प्रयास करें तो श्रीनिवास साहब ने कहा कि जो गांव की जो कृषि योग्य भूमि है उस कृषि योग्य भूमि और खासकर सिंचित भूमि पर अगर किसी जाति का स्वामित्व है, उसकी संख्यात्मक शक्ति यानी कि जो उनकी जनसंख्या है वो काफी ज्यादा हो और जो स्थानीय सोपान यानी स्थानीय जातीय संस्करण में उन्हें उच्च स्थान भी प्राप्त हो, और जब ये सारे गुण किसी जाति में पाए जाएंगे तभी हम उस जाति को हम प्रभु जाति कहते हैं। दूसरी परिभाषा और वह इसको विस्तार करते हुए वो कहते हैं कि प्रभु जाति तब किसी जाति को हम कहेंगे जब उसकी सदस्य संख्या यानी कि जनसंख्या के आधार पर वो उसी गांव की दूसरी जातियों से शक्तिशाली हो, इसके साथ साथ आर्थिक व राजनीतिक शक्ति भी रखती हो, और साथ ही जो जातीय सोपान है उस जातीय सोपान में वो उच्च स्थान को भी प्राप्त करती हो, तब हम कहेंगे कि एक जाति प्रभु जाति है। बहुत सारे मानवशास्त्री जैसे कि मैककम मेरियट, इलियट, युगेंद्र सिंह जैसे समाजशास्त्री ने भी अपने अध्ययन में पाया कि जो ग्रामीण समाज में प्रभु जाति की अवधारणा मौजूद है। युगेंद्र सिंह ने विशेष तौर पे जो दक्षिण भारत के गांव में प्रभु जाति की उपस्थिति को स्वीकार किया है। अगर हम देखें तो केवल ये मैसूर गांव के अध्ययन के आधार पर प्रभु जाति की अवधारणा उन्होंने नहीं दी। श्रीनिवास साहब ने भारत के अन्य क्षेत्रों में भी प्रभु जाति की उपस्थिति को स्वीकार किया है और माना कि कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे प्रभु जाति मौजूद है। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि मैसूर में लिंगायत और कलिगा, आंध्र प्रदेश में रेड्डी और कामा, तमिलनाडु में गोंडा और पड़ाइची, मुदालियर, केरल में नायर और इजावा, महाराष्ट्र में मराठा, गुजरात में बनिया और पाटीदार, उत्तर भारत में राजपूत, जाट, गुर्जर, अहीर, और इसके लिए उत्तर भारत के इन चार जातियों के लिए विशेष तौर पर उन्होंने एक शब्द भी कहा, अजगर, यानी कि अजगर से अ से अहीर, ज से जाट, ग से गुर्जर और रा से राजपूत, और कहा कि ये सारी जो जातियां हैं यह अपने अपने क्षेत्रों में भी प्रभु जाति हैं। अब हम प्रभु जाति की विशेषता पर आते हैं। अगर हम परिभाषा को गौर करें, जो परिभाषा उपरोक्त परिभाषा उन्होंने बताई
तो उस परिभाषा से ही प्रभु जाति की विशेषता को हम जान सकते हैं। प्रभु जाति की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि जनसंख्यात्मक शक्ति का होना, यानी कि जिस गांव में जिस जाति की जनसंख्या सबसे अधिक होगी, वह प्रभु जाति बनने के सबसे योग्य हो जाती है। और खासकर वर्तमान चुनावी राजनीति में अगर आप देखें तो जनसंख्यात्मक शक्ति एक बड़ी भूमिका अदा करती है, क्योंकि राजनीतिक शक्ति को हासिल करने के लिए बहुसंख्या का होना अति आवश्यक है। दूसरा उन्होंने कहा कि जो आर्थिक शक्ति है, और यह आर्थिक शक्ति किस तरह से हासिल होती है ग्रामीण समाज में, खेती योग्य जमीन पर जिसका स्वामित्व सबसे अधिक है, और खेती योग्य जमीन पर जिस जाति का सर्वाधिक अधिकार होगा, वह जाति कई सारी जातियां उनके अधीन कार्य करते हैं, उनकी कृषि भूमि पर कार्य करती है, और इसलिए उनकी निर्भरता उन पर होती है, जिस कारण से जो भूस्वामित्व जाति है वो स्वतः प्रभु जाति का दर्जा हासिल कर लेती है। लेकिन इस पर एक टिप्पणी करते हुए श्रीनिवास साहब ने कहा कि भूस्वामित्व को या फिर खेती योग्य जो बहुतायत जमीन है को हमेशा एक पासपोर्ट नहीं मानना चाहिए कि ये आपको प्रभु जाति बनने का अधिकार हो गया है। भले ये पासपोर्ट ना हो आपका प्रभु जाति में शामिल होने का, लेकिन यह आपकी लंबवत गतिशीलता को जरूर बढ़ा देती है, यानी कि आपकी जातीय स्थिति में आपका स्थान ऊपर कर देती है। इसी तरीके से के एल शर्मा साहब ने भी एक अपने बोवारी गांव का अध्ययन किया और माना कि जो जाट और गुर्जर की जो स्थिति है उस गांव में, वो इसलिए प्रभु जाति का दर्जा उन्हें हासिल है क्योंकि उनकी भूस्वामित्व सर्वाधिक है उस गांव में। तीसरी जो उन्होंने बात कही, राजनीतिक शक्ति, और विशेष तौर पर आजादी के बाद जब से एडल्ट फ्रेंचाइजी या कह ले कि जो वयस्क मताधिकार आने के बाद में राजनीतिक शक्ति काफी महत्वपूर्ण हो गई है। जिन जातियों के पास आज राजनीतिक शक्ति हासिल है, वह जाति स्वतः अपने क्षेत्र, अपने गांव में प्रभु जाति का दर्जा हासिल कर लेती है, क्योंकि आज सभी शक्तियों में अगर कहा जाए, अगर कोई वर्तमान दौर की अगर हम तुलना की बात करें, तो सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई शक्ति है तो वो राजनीतिक शक्ति ही है। चौथी बात उन्होंने जो कहा कि प्रभु जाति का दर्जा तभी आपको हासिल हो सकता है कि जब आप स्थानीय जाति संस्करण, यानी कि जो स्थानीय जातीय सोपान है उसमें उसमें आपकी पद स्थिति उच्च हो, और यह तभी संभव है। इस बात पर एक और टिप्पणी उन्होंने की और कहा कि जो स्थानीय जातीय संस्करण में उच्च होना, यह संस्कृतिकरण का भी स्रोत है। जब हमने संस्कृतिकरण पिछले वीडियो में पढ़ा, तो हमने उसमें बताया था कि संस्कृतिकरण की परिभाषा जब आगे चलकर बदलती है तो वहां पे उच्च जाति और उच्च जाति से प्रभु जाति में ये तब्दील हो जाती है, क्योंकि जो निम्न जाति के लोग हैं अपनी प्रभु जाति या उच्च जाति को अपने संदर्भ समूह के रूप में वो देखती है कि वो कैसे जातीय सोपान में आगे बढ़ सकती है। इसी कारण से आप देखते हैं कि जो दलित जातियां हैं वो आज भी कई सारे क्षेत्रों में जनसंख्यात्मक शक्ति अधिक होने के बावजूद, कई सारे रिजर्वेशन के बावजूद उनको राजनीतिक शक्ति भी हासिल होने के हो गई है, लेकिन फिर भी प्रभु जाति के रूप में उन्हें अपने क्षेत्र विशेष में नहीं देखा जाता है। और इस कारण से श्रीनिवास साहब कहते हुए हैं कि भारत में कहीं भी अधीनस्थ समूह प्रभु जाति समूह नहीं है। अगली विशेषता पे हम आते हैं कि पाश्चात्य और आधुनिक शिक्षा ने भी प्रभु जाति को क्वालिफाई करने में मदद किया है, क्योंकि आधुनिक शिक्षा के कारण आप जो नए जो जीवन के अवसर उपलब्ध हुए हैं, जो नए उच्च जीवन शैली के जो अवसर उपलब्ध हुए हैं, आप उनको हासिल कर पाते हैं, और इस हासिल के आधार पर और आपके जो नीचे के जो लोग होते हैं वो आपको हसरत की निगाहों से देखते हैं, और वो भी आधुनिक शिक्षा के माध्यम से और पाश्चात्य शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, और इसमें प्रभु जाति काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला महत्वपूर्ण बात उन्होंने जो कहा कि प्रशासन में नौकरियां, प्रशासनिक नौकरी के कारण जाति सदस्यों को विभिन्न क्षेत्रों में अधिक सुविधा प्राप्त होने लगती है, जिससे दूसरी जातियों पर मनोवैज्ञानिक और आर्थिक प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। यानी कि इसका तात्पर्य है कि जब आप नौकरी में जब आप जाते हैं तो ना केवल नौकरी से अपनी जाति समुदाय का आप भला करते हैं, बल्कि प्रशासनिक नौकरियों के कारण आप अपने जो जाति विशेष को आप अधिक सुविधाएं आप दिलवा पाते हैं प्रशासन से, जिससे क्या होता है कि जो दूसरी जातियां हैं
उस पर एक तरीके का आप मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल कर पाते हैं। अगला महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा कि जो आय का जो नगरीय स्रोत है, यानी कि आप देखते हैं कि जो गांव से निकल करके बहुत सारी जातियां जो पहले किसी जाति के अधीन काम करती थी, अब वो नए जीवन अवसर की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर गए हैं और वहां से वो अच्छी खासी रकम प्राप्त कर वो अपने गांव में उसे पुनः वापस भेज रहे हैं और जिससे गांव में उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो रही है। इस कारण भेजे हुए पैसे से वो गांव में जमीन भी खरीद पा रहे हैं और अपने समाज में अपनी हैसियत को ऊपर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। संदर्भ समूह जैसे कि मैंने इसकी पहले चर्चा की कि जो आपकी जो प्रभु जातियां हैं, जो नीचे की जो जातियां हैं या अन्य अधीनस्थ जातियां हैं, आपको संदर्भ समूह के तौर पर देखती है और आपके आधार पर जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करती है। और अंतिम जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि जो प्रभु जाति होती है वो हमेशा गांव की एकता, कल्याण और न्याय के लिए कार्य करती है। आप देखते हैं कि जो गांव में जो प्रभु जातियां होती हैं वो न सिर्फ गांव की एकता को बनाए रखती है बल्कि मुसीबत के वक्त गांव के कल्याण के लिए भी कार्य करती है। किसी गांव के किसी जाति के अंदर अगर झगड़े होते हैं, कोई विवाद होता है, अन्य जातियों में अगर विवाद होता है, तो प्रभु जाति के लोग न केवल उस विवाद का निपटारा करते हैं और एम एन श्रीनिवास साहब ने तो यहां तक कहा कि ना सिर्फ हिंदू जाति के लोग बल्कि जो अन्य धर्म के लोग भी हैं वह भी प्रभु जाति से न्याय की आस करते हैं किसी विवाद की स्थिति होने पर। अब हम प्रभु जाति की अवधारणा और उसकी विशेषता को अगर समझ लिए हैं तो जो अंतिम जिस बिंदु पे हम आते हैं कि क्या प्रभु जाति की यह अवधारणा आलोचना मुक्त है, तो ऐसा नहीं है। प्रभु जाति की इस अवधारणा की भी आलोचना की गई। सबसे पहली बात जो मैंने आपको बहुत शुरुआत में आपको बताई इस वीडियो के शुरुआत में ही कि प्रभु जाति की अवधारणा कोई मौलिक अवधारणा नहीं है, ऐसा कहकर इसकी आलोचना की। और किसने कहा? ड्यूमा और पुकॉक जैसे मानव शास्त्रियों ने इसकी आलोचना की और कहा गया कि ये अफ्रीकन जो नृजातीय शास्त्र है, अफ्रीकन मानव शास्त्र है, वहां से ये अवधारणा ली गई है। दूसरा, एस सी दुबे साहब ने फिर इसकी आलोचना करते हुए कहा कि यह आवश्यक नहीं है कि कोई जाति संख्या बल में अधिक है तो वह प्रभु जाति बन जाए। हो सकता है कि उस जाति में अधिक संख्या होने के बावजूद उनमें एकता का अभाव, जागरूकता का अभाव हो और इसका फायदा अन्य जाति उठाती है। और ऐसा देखने को भी मिलता है, अगर जातीय एकता नहीं है तो कम सदस्य संख्या वाली जाति भी आप उस क्षेत्र में प्रभु जाति बनी रहती है। फिर डी एन मजुमदार साहब ने अपने जो मोहना गांव का अध्ययन किया उसमें कहा कि कोई जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ संख्यात्मक शक्ति में ज्यादा हो तभी आप अपने क्षेत्र में आपका प्रभुत्व होगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि एक जो जमींदार होता है वो कई बार जो अपनी विस्तृत नातेदारी है, उनके जो नातेदार हैं, उनके जो परिवार के जो लोग हैं, उनके बड़े भूभाग पर उनका अपना अधिकार होता है और अपने उच्च जीवन शैली के कारण वो अन्य जो जाति समुदाय के लोग हैं उस पर अपना प्रभाव छोड़ने में सफल रहते हैं और साथ ही साथ वो अपनी इस परिस्थिति के कारण वो विभिन्न जातियों को जोड़ने का भी कार्य करते हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मजुमदार साहब और कहते हैं कि संख्यात्मक शक्ति इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना प्रभु जाति होने के लिए किसी जाति का लौकिक, आध्यात्मिक और उसकी जो अनुष्ठानात्मक हैसियत है वह कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। आंद्रे बेटे, योगेंद्र सिंह जैसे मानव शास्त्री और समाजशास्त्रियों ने भी ये माना कि वर्तमान दौर में जो वयस्क मताधिकार है और वोट बैंक की राजनीति ने प्रभु जाति होने के पुराने सारे समीकरण को बदल दिया है। आज यह कारण है वयस्क मताधिकार और वोट बैंक की राजनीति कि आज अनुसूचित जाति और जनजाति पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखती है और ये प्रभु जाति होने के लिए कई सारे क्षेत्रों में क्वालिफाई भी करती हैं। और इसका एक बड़ा उदाहरण खासकर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर देखें तो एक लंबे समय में जो उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति रही जाटव, और उन्होंने एक अपना प्रभाव एक प्रभु जाति के रूप में अपना स्थान कायम किया। आप अगर आधुनिक शिक्षा को अगर आप देखेंगे, महत्वपूर्ण स्थान देंगे तो आधुनिक शिक्षा के कारण आपको राजस्थान में मीनाओं का आपको वर्चस्व दिखेगा। तो ऐसे करके बहुत सारे उदाहरण है जो प्रभु जाति होने के लिए जो जो क्वालिफिकेशन रखा एम एन श्रीनिवास साहब ने, वो बदलते दौर के साथ में काफी बदल गई है। तो मैं समझता हूं साथियों कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और प्रभु जाति की यह अवधारणा
आपको ज़रूर से समझ आई होगी। अगर आपको इस अवधारणा को समझने में कहीं कोई परेशानी आई हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सवाल ज़रूर पूछें। इसका मैं कोशिश करूँगा कि समय से मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूँ। हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।